एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो उस 10th चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैग्नेटिक फोर्स की हमने बात की है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। वैसे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर ही है, लेकिन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इस लेक्चर के लिए तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। लेकिन आपको लेक्चर देखने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हेडफोन लगा के बैठे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर देखिए। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक टॉपिक जो है, एक मतलब हम बोल सकते हैं डिवाइस, बोल सकते हैं उसको, एक डिवाइस जो है वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उससे रिलेटेड सभी उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज मैं लेके आई हूँ, जो कि सभी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, जो मैं वीडियो के एंड में सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो बच्चों, नोटबुक एंड पेन जरूर लेके बैठे। मैं पॉइंट वाइज आपको नोट्स भी बताने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से खुद नोट्स बनाओ। बहुत सारे बच्चों को नोट्स PDF डाउनलोड करते नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो नोट्स मैं बताती हूँ तो अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो, ताकि वो ज़्यादा हमें याद रहती है और वो एग्जाम में हम लोग भूलते भी नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। आज देखने वाले हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, दैट इज द साइक्लोट्रॉन। बच्चों, साइक्लोट्रॉन देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है। देखो, साइक्लोट्रॉन आपको पता होगा, मतलब क्या, हम लोग उसको स्टॉर्मी विंड पता है ना आपको, जैसे कि कोई साइक्लोट्रॉन बनता है, मतलब कुछ ऐसे राउंड शेप वाला बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे इस साइक्लोट्रॉन का भी काम वही है बच्चों। ये क्या करता है, चार्जेस को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट का स्पेलिंग गलत हो गया ना बच्चों, एक्सेलरेट वो तो होता ही रहता है, एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरॉन होता है, आपको पता होगा। तो इन सब को, ड्यूटेरॉन होता है, तो इनको एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है, साइक्लोट्रॉन करता है। तो वो कैसे वर्क करता है इसी की हम बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है। देखो, यहाँ मैग्नेट नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ मैग्नेट साउथ पोल रखा है, और अंदर आपको कुछ डिस्क दिखाई दे रही है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला, वैसे इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका वर्किंग भी मैं आपको डिटेल में पॉइंट वाइज लिख के देने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो लेकिन उसके पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों, जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में डिस्क होती है, मतलब एक उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक चार्ज मूव करेंगे। अब वो चार्ज कैसे मूव होगा, देखो, कोई भी चार्ज जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो किया, तो उसके अंदर में कोई चार्ज रखती हूँ, तो वो चार्ज क्या करता है, मूव होना स्टार्ट करता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगता है जब उसको वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी है, ये कौन सी है, क्रॉस मतलब क्या, आउटवर्ड। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। क्रॉस मतलब इनवर्ड,
क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे एंड आउटवर्ड मतलब बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। तो यहां मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखी, मतलब क्रॉस रखा। मान लो यहाँ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कंसीडर करके चलते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मैंने रखा जिसको मैंने वेलोसिटी दी v बार जितनी वेलोसिटी दी। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको पाम रूल पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो अभी हम पाम रूल ही देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। तो मैंने क्या बोला था आपको, फिंगर्स को हम कहाँ जाने देंगे, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और थंब कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द वेलोसिटी, मतलब करंट की डायरेक्शन तो वेलोसिटी। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, थंब को मैंने आउटस्ट्रेच किया टुवर्ड्स द वेलोसिटी, हमारा पाम कहाँ आ रहा है, दिस डायरेक्शन। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इसका इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस फोर्स की वजह से चार्ज ऐसे मूव हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया ड्यू टू दैट फोर्स, राइट। सेम अभी यहाँ पे चार्ज जब जाएगा तो इसको ऐसे जाना है, इस वेलोसिटी के साथ जाना है चार्ज को, बट वापिस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, चार्ज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द पाम, इस डायरेक्शन में। मतलब ये ऐसे जाना चाहता था लेकिन फोर्स लगने की वजह से इसने उसकी डायरेक्शन ऐसे कर ली, ऐसे जाना चाहता था ऐसे कर ली। ओके, सेम अभी यहाँ पे उसको वेलोसिटी ऐसी ही लगेगी, टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। वापिस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ वेलोसिटी इधर आ गई, तो पाम का फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये सब फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स है, ये फोर्स है। वापिस वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करते 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 वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब व्हेन चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then it performs a circular motion. Very important point. Okay, when, first point हम लोग लिखेंगे, when a charge, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चों, ये क्या हो रहा है, when a charge moving in a uniform magnetic field, then it performs a circular motion. ओके, अब हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है साइक्लोट्रॉन का, तो इसके लिए मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मान के चलते हैं एक हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कहाँ रहेगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब डॉट या क्रॉस दिखाओ, क्रॉस, डॉट मत दिखाओ, क्रॉस दिखाओ, क्योंकि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, अंदर जाने वाली। तो यहाँ पे एक चार्ज मान लो, ये चार्ज है, ये सर्कुलर मोशन करेगा ऑब्वियसली, इसकी वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, ये उसकी v बार जितनी वेलोसिटी। तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसका जो फोर्स एक्ट होगा, कौन सा फोर्स, दैट फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट होगा, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि चार्ज ऐसे जाना चाहता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। वापिस चार्ज ऐसे जाना चाहता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। वापिस चार्ज ऐसे जाना चाहता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स। तो बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स कौन सा होता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पता होगा, है ना। इसी को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, इफ चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज Q is placed नहीं, is moving रहेगा with velocity, is moving with velocity v bar in uniform magnetic field
B bar perpendicular to plane of the paper, perpendicular to plane of the paper. Okay. Third point, then magnetic force acting on that charge is towards the center only. Magnetic force acting on the charge is towards the center. ओके और ये फोर्स कौन सा है? टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स. देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ही क्या है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स है. ओके तो मैग्नेटिक फोर्स हम किससे डिनोट करते हैं? F से. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों mv²/r, जो हमारा पहला चैप्टर उसमें मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r, वेयर r क्या है? इसकी रेडियस ऑफ दैट सर्कल जो वो बना रहा है उसकी रेडियस कितनी है? r जितनी है. और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में. Fm बार इज इक्वल टू होता है Q इंटू V बार क्रॉस B बार. इसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको Fm बार इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. लेकिन बच्चों यहाँ थीटा कितना रहेगा? वेलोसिटी इधर है, इन दोनों के बीच में थीटा रहेगा 90 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू V बार F बार सभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा. तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हमें मिलेगा QVB, है ना? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ मुझे मिलेगा ये 1 पुट करने के बाद QVB. तो इस Fm की जगह पे मैं पुट करती हूँ QVB इज इक्वल टू mv²/r. ओके तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ का एक v जो है वो कैंसिल हो गया और मुझे क्या मिलता है? एक v कैंसिल करने के बाद मुझे फॉर्मूला मिलता है QB इज इक्वल टू mv/r. तो यहाँ mv इज इक्वल टू क्या मिलेगा? QBr. ओके तो बच्चों यहाँ mv को और एक हम लोग मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम भी बोलते हैं. तो मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं? P बार से डिनोट करते हैं. तो यहाँ P इज इक्वल टू QBr ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. वेयर P क्या है यहाँ पे? मोमेंटम. वेयर P इज इक्वल टू मोमेंटम. तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ है mv इज इक्वल टू QBr, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका. साइक्लोट्रॉन का भी पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे खत्म किया है. इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ हमें यहाँ पे स्टडी करना है. ओके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाँ तो सबसे पहले अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होता है. प्रिंसिपल तो वैसे अभी ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको जब तक कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता उसको हम एक्सेलरेट कैसे करते हैं. एक्सेलरेट करना मतलब क्या? हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करवाते हैं. छोटे पाथ से स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे. देखो छोटे पाथ से इसको स्टार्ट करेंगे, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा एंड देन चार्ज ऐसे सडनली इसमें मूव होगा और बाहर निकलेगा, है ना. तो ऐसे उसको उस चार्ज को हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेट किया जाता है. मतलब यहाँ छोटा सर्कल, फिर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा एंड देन चार्ज यहाँ से आउट करेगा, मतलब वहां से बाहर निकलेगा साइक्लोट्रॉन की डिस्क से. तो ऐसे उसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड वो चलता है. तो प्रिंसिपल क्या है इसका बच्चों जरा पढ़ो.
प्रिंसिपल क्या है। अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, वैसे कंस्ट्रक्शन बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन एन आयन मूव्स, आयन मतलब चार्ज, परपेंडिकुलर, उसको हम कहाँ रखते हैं, उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, दोनों फील्ड के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर दोनों फील्ड का फोर्स एक्ट होता है, कंबाइंड फोर्स एडिशन होती है। तो इस आयन को, इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे रिपीटेडली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिपीटेडली। मैग्नेटिक फील्ड पुट्स द पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको सर्कल करवाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगी। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगी। ओके, एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट मतलब हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड बढ़ाएगी, और स्पीड बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और वैसे वो मूव होगा। इसका यूज कहाँ पे है बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेट चार्ज का यूज कहाँ पे है? बहुत सारी जगह पे। जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, बाद में मैं लिख के दूंगी आपको, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहाँ से होती है बच्चों? न्यूक्लियस से, है ना। मतलब एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अंदर न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर चार्ज एंटर हो, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे जब चार्ज एंटर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल है, उसको अपोज करने वाले फोर्सेस बहुत है, फिर भी उस चार्ज को न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के लिए उसको उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, फास्ट चार्ज मूव होना चाहिए तो अंदर तक जाएगा। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर तक ये चार्ज एंटर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें उसको एक्सेलरेट करना जरूरी है, और इस एक्सेलरेशन, ये साइक्लोट्रॉन क्या करेगा, उसको जोर से एक्सेलरेट करके हम लोग उसको फेंकेंगे, मतलब बम्बार्ड करेंगे, जहां पे इस चार्ज को आपको पेनिट्रेट करना है, अंदर तक उसको एंटर करना है। तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको एक्सेलरेट करते हैं। तो यही हमारा प्रिंसिपल। देखो वापिस आते प्रिंसिपल की तरफ। व्हेन एन आयन मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिपीटेडली, magnetic field puts the particle into circular path, whereas high frequency electric field applied perpendicular to magnetic field accelerates it. मैंने आपको बोला ना, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में पुट करेगी, एंड इलेक्ट्रिक, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पता है? 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। एसी पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल हम इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही हाई पोटेंशियल पे, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी उसको अप्लाई करने के बाद वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से, उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी से एक्सेलरेट होगा। और ऐसे चार्ज को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते आता है। फिर जहां पे हमें अंदर तक किसी चार्ज को एंटर करवाना है, तो ये साइक्लोट्रॉन बहुत काम आता है। ठीक है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल। बच्चों अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन का हर एक पॉइंट मैं आपको लिख के दूंगी, लेकिन पहले समझ लो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दो डिस्क रखी है। एक डिस्क 1 है एंड ये दूसरी डिस्क 2 है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। ये दोनों डिस्क के अंदर हमने एक पॉइंट सोर्स रखा है जो कि आयन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा है जो कि वहां से आयन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद ये दोनों डिस्क जो है, इनको हमने क्या किया, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट किया है, जो कि एसी ऑसिलेटर है, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उसको पोटेंशियल देने का काम कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 मेगाहर्ट्ज मैंने आपको बताई, और जिसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 10,000 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसको हमने अप्लाई किया है। मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देने का काम कौन कर रहा है, ये एसी जनरेटर, सॉरी एसी ऑसिलेटर,
कलर चेंज कर देती हूँ बच्चों। एसी ऑसिलेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देने का काम कर रहा है, और ये जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, एसी है ना, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेशन देगी एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देगी। कैसे, देखो यहाँ पे जब ये चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा, कहां से, सेंटर से, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। देखो अभी मैं इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देन आपको बहुत अच्छे से समझेगा वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये है डिस्क 1, ये है डिस्क 2, ओके, समझ लो। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एसी सर्किट, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं। अब देखो यहां से चार्ज बाहर निकलेगा। अब एक बात याद रखो, जो भी हमारा कंडक्टर होता है, मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यहाँ पे भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, चाहे डॉट में होगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब चार्ज इसके अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, जब वो बाहर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। कैसे, देखो अब जब ये चार्ज यहां से निकलेगा, मान लो इस वक्त इसका पॉजिटिव यहाँ पे था, निगेटिव यहाँ पे था, ऐसे मान के चलते हैं। जब ये चार्ज यहां से निकलेगा तो यहां से निकलने के बाद अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव से रिपेल करेगा और यहाँ एंटर करेगा। यहाँ एंटर करने के बाद अभी सीधा नहीं चलेगा, मैग्नेटिक फोर्स अभी काम करेगा और उसको सर्कुलर पाथ करवाएगा। जब वो सर्कुलर पाथ करके यहाँ डिस्क के यहाँ पे आता है, इस गैप में आता है, जैसे ही वो इस गैप में आएगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि एसी है ना, एसी क्या करता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव टू निगेटिव पोलैरिटी वो खुद की चेंज करते रहता है। तो जैसे ही चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, वैसे उसको सेट किया है ताकि चार्ज जब गैप के अंदर आए तो पोलैरिटी चेंज हो जाए। मतलब यहाँ अभी आएगा पॉजिटिव, यहाँ अभी आएगा निगेटिव। अब जैसे ये चार्ज यहां से आएगा तो ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेट करेगी, मतलब एक्सेलरेट करेगी। जब गैप के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट करने के बाद वापिस वो दूसरी डिस्क के अंदर जाएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वापिस 0 बन गई। वापिस ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, सर्कल परफॉर्म करेगा। अभी इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ गई क्योंकि वो एक्सेलरेशन से आया, एक्सेलरेट हुआ, स्पीड बढ़ गया उसका। वापिस जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वापिस पोलैरिटी चेंज होगी। अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ पे वापिस पोलैरिटी चेंज होने के बाद चार्ज को और स्पीड मिलेगा, मतलब ये वापिस और ज्यादा स्पीड से यहाँ एंटर करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होता रहेगा एंड देन यहाँ से एक आउट, मतलब चार्ज एक हायर एनर्जी के साथ इसमें से बाहर निकलेगा। एंड देन आप लोग यहाँ से निकला हुआ जो चार्ज है, जहां आपको यूटिलाइज करना है, जहां आपको उसका बम्बार्डमेंट करना है, जहां पे उसको कोलाइड करना है, वहां पे कर दो। वो इजीली उसके अंदर एंटर करेगा, किसी भी फोर्स को अपोज ना करते हुए, किसी भी फोर्स का अपोजिशन ना लेते हुए वो एंटर कर जाएगा, क्योंकि उसका खुद का ही एक्सेलरेशन इतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स कुछ भी नहीं कर सकता, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर सकता। ऐसे वो एंटर करता है। तो कुछ ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन बनाया, आपके बुक में दिया है, ऐसा डायग्राम दिया है उन्होंने, तो इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये आयन सोर्स यहाँ पे दिखा है, देखो ये डीज है, D1 एंड D2। देन एक्सेलरेशन, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। एंड डी शेप डीज है, ये डी शेप की दो डीज है, ऐसे उसका कंस्ट्रक्शन है। तो बच्चों पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वर्किंग हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन को मैं पॉइंट वाइज आपको लिख के देती हूँ, सभी लोग इसको लिखेंगे। जिसको लगता है कि हम खुद लिख सकते हैं तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या फिर किसी को लगता है कि थोड़ा हाई स्पीड से चलना चाहिए तो आप 2 की स्पीड से देखो, फॉरवर्ड करके देखो। आपने बस इसकी खुद नोट्स कॉपी कर ली तो भी चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे,
जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको 2 डिस्क है, सबसे पहला पॉइंट हमारा वही आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डीज बोलते इसको D1 and D2. Okay, these two Ds placed in a uniform magnetic and electric field which is perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं एसी पोटेंशियल डिफरेंस की। A very high AC potential difference about कितना, about 10,000 volt and high frequency how much it is, 10 megahertz applied to the Ds. ओके, ये Ds को हमने हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है। उसके बाद और क्या क्या है देखो, एसी हो गया। हाँ, आयन सोर्स is placed at the center, placed in between the 2 Ds. Okay, 2 Ds. Okay, अब जब इसमें से चार्ज बाहर निकलेगा तो उस चार्ज को एक्सेलरेशन देने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, एंड उसको सर्कुलर पाथ देने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड करती है। when charge produced by ion source it enters in Ds and perform a circular motion due to magnetic field. ओके, जब वो इस गैप के अंदर आएगा तो उसको एक्सेलरेट करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। when charge comes out from disk 1, then polarity of the disk changes, and charge get accelerate with high frequency and enters into the other disk,
the other disk. ओके, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ऐसे ही क्या होता रहेगा, चार्ज सर्कुलर मोशन करता रहेगा इन दिस वे. नेक्स्ट पॉइंट, अभी बस थोड़ा ही बाकी है. नेक्स्ट पॉइंट कितने नंबर का पॉइंट है ये, कहाँ तक हुआ, 7 नंबर. इन दिस वे at every circle the charge accelerates and increase their energy and also radius of the circle. And performs spiral path. ऐसे हम लोग लिखेंगे. ठीक है, चलो बच्चों इसको जल्दी से कॉपी करो. पहले ये कंस्ट्रक्शन कॉपी कर लो. ये कंस्ट्रक्शन हुआ, अभी इसका वर्किंग बाकी है. वर्किंग में हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है. ये कंस्ट्रक्शन हुआ, ये भी, इसको भी कॉपी करो. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इसका वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन. वर्किंग में सबसे पहले हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे बच्चों, एंड देन हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी के आ रही है. न्यूमेरिकल्स आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूछा जाएगा या फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता होता है, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है. तो पहले हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे एंड देन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे. तो देखो सबसे पहले हम वर्किंग में देखेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके, फर्स्ट पॉइंट, इफ t is equal to time period of charge performing a circular motion. वो सर्कुलर मोशन कर रहा है अभी, सर्कुलर मोशन. तो देखो पहले मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना होगा. तो बच्चों हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, इसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे. तो 1 रिवोल्यूशन मतलब एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो. तो एक सर्कल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr. तो डिस्टेंस हमारा 2πr रहेगा. तो t इज इक्वल टू हमें मिलेगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. तो यहाँ t इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है v. डिस्टेंस है 2πr एंड वेलोसिटी कितनी है v. तो अभी वेलोसिटी मैं किससे निकालूंगी, वेलोसिटी निकालने के लिए मैं साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला यूज करती हूँ. नाउ द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला इज, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला कौन सा है, साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला दैट इज mv इज इक्वल टू qbr. ये है ना, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया. तो वेलोसिटी इससे क्या मिलती है, देखो qbr डिवाइड बाय m. तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं. तो क्या मिलेगा, देखो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है qbr अपॉन m. सो दिस rr गेट कैंसल. तो t इज इक्वल टू मिलेगा 2πm अपॉन q इंटू b. ओके, तो ये मुझे मिलता है टाइम पीरियड. इसका यूज करके मैं फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है बच्चों. वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स है ऑसिलेटर की, उसकी भी खुद की फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज वो निकालेंगे अभी हम लोग. फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन
जिसको हम Fc से डिनोट करेंगे, साइक्लोट्रॉन, दैट इज Fc इज इक्वल टू होता है 1/T, है ना। तो Fc इज इक्वल टू 1/T कितना है, 2πm/Q इंटू D। तो बच्चों ये ऊपर शिफ्ट होगा तो मुझे मिलेगा Q इंटू B डिवाइड बाई 2πm। तो ये मुझे मिलती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जब वो एक D से बाहर निकलता है, D1 से बाहर निकलेगा, D2 की तरफ जाएगा, उस गैप में उसको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसका मतलब उस गैप में क्या होता है पता है क्या, व्हेन चार्ज comes out D1 to D2, then in that condition उसकी जो Fc है वो किसके इक्वल रहेगी पता है आपको, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ऑसिलेटर के इक्वल रहेगी। इन दैट कंडीशन Fc इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Fa। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट कंडीशन। इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। पता है आपको हमने कहाँ पे स्टडी किया था बच्चों, ऑसिलेशन चैप्टर में मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था आपको। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। इसको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कंडीशन। मतलब क्या, देखो रेजोनेंस कंडीशन मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से इक्वल होगी, देन बॉडी वाइब्रेट विद द लार्ज एम्पलीट्यूड। जैसे कि हम लोग स्विंग को हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो वो ऐसे जाता है, वापस खुद की फ्रीक्वेंसी से वापस आता है। तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जब मैच होंगे, दोनों जब इक्वल होंगे तो उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करेंगे। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना मतलब ही यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। और मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि इनसाइड द, ये पहला पॉइंट ही है कि हाँ पहला पॉइंट ही लिख दो। अभी क्या बता सकते हैं इसको, सेकेंड पॉइंट चाहे तो ये लिखो, ओके, देन थर्ड पॉइंट चाहे तो ये लिखो, यहाँ फोर्थ पॉइंट चाहे तो ये लिखो, फिफ्थ पॉइंट चाहे तो ये लिखो, एंड सिक्स पॉइंट तभी लिखो। क्या पॉइंट वाइज लिखना है अगर आपको, तो इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनसाइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों ये हो गया वर्किंग में क्या, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग किसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे वर्किंग में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखो काइनेटिक एनर्जी वर्किंग में ही आपको ये सब कुछ लिखना है बच्चों। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके। ये टॉपिक जो है ना इस सिलेबस में, मतलब न्यू सिलेबस में ऐड किया है। ओल्ड सिलेबस में साइक्लोट्रॉन नहीं था, न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी में था साइक्लोट्रॉन, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ओल्ड सिलेबस में नहीं था। अभी इसी न्यू सिलेबस में लास्ट ईयर उन्होंने ऐड किया है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो अभी कैसे फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हर एक रोटेशन पे, हर एक रिवॉल्यूशन पे चार्ज जब एक डिस्क से दूसरी डिस्क में जाता है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। तो वही हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट। यहाँ फर्स्ट पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ। when charge enters from one disk to another disk, from D1 to D2 ऐसे करो, then its kinetic energy, बच्चों काइनेटिक एनर्जी EV से बढ़ती है, बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी increases by EV। जब हम EV को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको हम यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, ओके।
तो EV से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एट एवरी रोटेशन, रिवोल्यूशन बोलो, एट एवरी रिवोल्यूशन। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी देखो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितनी रहेगी, कितनी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, हाफ mv²। तो बच्चों v का फॉर्मूला क्या बताया, कहाँ गया ये, QBr/m। v इज इक्वल टू क्या है, QBr डिवाइड बाय m। ये इसके अंदर पुट करो, कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू v² कितना है, QBr डिवाइड बाय m, इसका स्क्वायर। तो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू Q² B² R² डिवाइड बाय m²। तो एक m यहाँ पे कैंसिल होता है और हमें क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q², ये फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, B² R² डिवाइड बाय ट्वाइस m। ये हमें मिला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, लेट मी चेक, यस, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो इससे हमें पता ये चलता है कि R² को काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R मतलब रेडियस जितनी बढ़ती जाएगी उतना काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी, ये R कौन सा है, ये R एग्जिट वाला R है, जो बाहर निकलता है, सबसे बड़ी रेडियस है ना, तो वो एग्जिट वाला R है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ सर, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ओके, इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ यूजेस देखेंगे एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो उसके पहले अभी उसके यूजेस देख लो। वैसे तो ये यूज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बट और भी मैं इसके यूजेस बताती हूँ। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन प्रोवाइड्स हाई एनर्जी, पता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10⁶ होती है। गीगा, उसके बाद तुरंत आता है गीगा, 10⁹ होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसका पार्टिकल बीम्स विच आर यूजफुल इन स्टडिंग पार्टिकल मैटर इंटरैक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। इसका यूज कहाँ पे है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको चार्ज भेजना है तो इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, वही है पार्टिकल मैटर इंटरैक्शन, मतलब वही न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज है। और मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन ट्यूमर्स, जहाँ ट्यूमर्स हुए, ट्यूमर्स के अंदर तक हमें पेनिट्रेट करना है चार्ज को, और डिसीजेस, वहाँ पे भी उसका यूज है। और इसका यूज कहाँ है, अगर आपको कोई आयन इंसर्ट करना है सॉलिड के अंदर, तो वो थोड़ी ना इजी काम है सॉलिड के अंदर आयन इंसर्ट करना। यूज्ड टू इंसर्ट आयन इन सॉलिड्स। ओके, सॉलिड्स के अंदर तक आयन को पेनिट्रेट करना है, तो ये हमें उसको एक्सेलरेशन देना जरूरी। और रेडियो एक्टिव डिके, आगे जाके रेडियो एक्टिव डिके कहाँ पे यूज होता है, रेडियो एक्टिव डिके न्यूक्लियस से, रेडिएशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से, मतलब वहाँ पे भी न्यूक्लियस से ही रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेडियो, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके, यूज्ड टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। ओके, तो ये सभी इसका यूज है।
बच्चों लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा ये भी है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस है, क्या है देखो, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचेंज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को वो एक्सेलरेट नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, पोलैरिटी चेंज कर रहा है, प्लस माइनस हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, बट यहाँ इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, ये उसका लिमिटेशन है। It cannot accelerate electrons because it has a small mass and moves with a very high speed. इलेक्ट्रॉन को, हाँ बच्चों मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था, सॉरी गलती हो गई मेरे से। It cannot accelerate electrons क्योंकि इसका मास बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, moves with a very high speed, बहुत हाई स्पीड से चल, ड्यूटरॉन प्रोटॉन को ये एक्सेलरेट कर सकता है, therefore it cannot remain in a phase with field. ओके, ये इसका लिमिटेशन है। थर्ड, द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव विथ स्पीड बियॉन्ड सर्टन लिमिट। एक सर्टन लिमिट के बाद एक रेडियस आप कंप्लीट कर लो, उस रेडियस के बाद आप उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, जितना डिस्क का रेडियस है उतना ही आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं इन द साइक्लोट्रॉन। ये कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिकल्स की। तो अभी वन बाय वन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है, देखो दिखने में बड़ा है बट आसान है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है देखो, एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हेलियम एटम विथ चार्ज +2। चार्ज कितना है यहाँ पे +2, मतलब +2 × E हम लोग करेंगे। अल्फा पार्टिकल गिवन, देखो गिवन लिखो पहले, अल्फा पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q = +2 × E, मतलब कितना आएगा बच्चों, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना चार्ज बनेगा, हमेशा कन्वर्ट कर लिया करो। इज एक्सेलरेट एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब विथ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 × मैंने क्या बोला था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हाँ मेगा है, एक मिनट, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो मेगा को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा की वैल्यू होती है 10⁶, तो 10 × 10⁶ बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 10 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻⁷ जूल बनेगा। देखो सबसे पहले मेगा की वैल्यू पुट की, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, -7 नहीं सॉरी -19, मीनाक्षी मैम क्या कर रहे हैं, 10⁻⁻19 जूल बनेगा, ये देखो देख के रखा है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो ये कितना बनेगा बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी बनेगा ये 7 - 19 कितना होता है, 1.6 × 10⁻12, करेक्ट, 7 - 19 करेक्ट ना, यस जूल। ओके हाँ, उसके बाद दिया है इट पासेस थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी कितना दिया है, 1.88 टेस्ला, एंड ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर देख के रखा है 24.6 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 24.6 × 10⁻² मीटर। स्टार्ट करो बच्चों, ये एक्सरसाइज का सवाल है। ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो m के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अभी अभी जस्ट हमने डिराइव किया, कितना है देखो, काइनेटिक एनर्जी कितना है, Q² B² R² अपन 2m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वही हम लोग यूज करेंगे। तो क्या आएगा देखो, काइनेटिक एनर्जी = Q² B² R² अपन 2m। m को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, Q² B² R² डिवाइड बाय 2 × E। सभी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। ओके, m कितना है, m = Q², Q कितना है बच्चों, 2 × 1.6 × 10⁻⁹ का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद b कितना दिया है, 1.88 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद r कितना दिया है, 24.6 × 10⁻² का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2e। e कितना दिया है, 1.6 × 10⁻12। बच्चों लॉग टेबल तो लगेगा ही लगेगा। m =
ये कितना बनेगा 3.2, 3.2 का स्क्वायर अब मैं सेपरेट कर लेती हूँ, है ना। 3.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 2 ज़ा 38 होगा, इंटू यहाँ स्क्वायर रहने दो क्योंकि हम लॉग टेबल का यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेंगे, इंटू 24.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, डिवाइड बाय ये भी कर लो 3.2 इंटू 10⁻12, तो एक 3.2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। बची हुई वैल्यू को हम लॉग का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। 3.2 इंटू 10 की पावर सभी एक जगह ले लेते हैं, 1.88 का स्क्वायर इंटू 24.6 का स्क्वायर इंटू ये कितना होगा -38 -4 कितना होता है -42, है ना। एंड -42 + 12 मुझे करना होगा, -42 और ये -12 ऊपर जाके बनेगा +12, तो ये बनेगा 30, मतलब -30 आना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए लॉग टेबल यूज़ करेंगे। देखो लॉग हमें क्या करना है, m = जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है लॉग में उसका एडिशन होता है, ये बनेगा log 3.2 प्लस ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा लॉग में, log 1.88 प्लस 2 log 24.6, इसका हम क्या देखेंगे एंड में, एंटी लॉग है ना, तो यहाँ एंटी लॉग यहाँ पे ही लिख देते हैं, और ये 10⁻30 तो आगे कैरी होगा। तो देखो m = एंटी लॉग ऑफ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जीरो के पहले पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट आएगा। 32 का 0 देखो कितना आता है 5051, 32 का 0 5051 आता है, आप लोग देखते चलो। 2 इंटू यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक 0 है, एक डिजिट है तो 0 पॉइंट आएगा। 18 का 8 देखो कितना आता है 2742, 18 का 8 2742 प्लस 2 इंटू 24 पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट आना चाहिए, हम एक माइनस करते हैं ना, 2 - 1 आएगा। 24 का 6 देखो 3909 इंटू ये 10⁻30 एज इट इज कैरी करना है, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, डायरेक्टली मैं बताती हूँ इसका आंसर, ऐड मल्टीप्लाई करना है उतना तो आपको आता होगा। इसको अगर हमने ऐड किया सबको तो हमें मिलता है 3.8353 इंटू 10⁻30, और इसका एंटी लॉग जब आएगा तो बच्चों ये 3 जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटू 10⁻3 लगा देते हैं हम लोग, और 0 पॉइंट हमने आंसर लिखा तो भी चलेगा, और ये -30 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसका एंटी लॉग 0.83 का 5 और 3 में एंटी लॉग देखना है, वो आता है 6.844। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जगह नहीं बचे अभी, यहाँ लिखो मास कितना आएगा 6.844 इंटू 10⁻27 kg किलोग्राम, ये इसका मास है। मास ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल कितना है 6.844 इंटू 10⁻27 kg। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बच्चों ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, इसको भी स्टार लगाओ, ये भी हमारे एक्सरसाइज का ही सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया है, रेडियस ऑफ इट्स डी इज 60 सेंटीमीटर, आर दे के रखा है गिवन, आर कितना दिया है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 60 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। एंड इट्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब एन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हम एन से डिनोट करते हैं, 10 मेगाहर्ट्ज मतलब कितना होता है बच्चों, और एन इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, मतलब 10�7, तो एन इज इक्वल टू बनेगा 10�7 हर्ट्ज। What will be the kinetic energy of proton thus accelerated, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv², लेकिन v मुझे चाहिए है, v निकालने के लिए मुझे n का यूज़ करना पड़ेगा। बच्चों देखो यहाँ हम अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर, तो मुझे ओमेगा निकालने के लिए पहले मुझे 2πn का यूज़ करना होगा।
एंड देन मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। मास तो दे के रखा है, मास दिया है ना, हाँ ये मास दिया है 1.67, mv दिया है कितना 1.67, इजी न्यूमेरिकल है वैसे ये, -27 kg प्रोटॉन का मास दिया है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। और क्या बोला है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हाँ मैंने क्या बोला आपको, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो जूल का आएगा, जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन कितना है 10⁻⁷, तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है ओमेगा का। ये ओमेगा की वैल्यू मैं अभी पुट करूंगी किसके, v के अंदर। तो v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 10⁻⁷, और r की वैल्यू मुझे मिलती है 60 इंटू 10⁻²। मतलब ये कितना बनेगा बच्चों, 6 2 12 में करती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, 60 इंटू 10⁻² ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ। एक काम करते हैं यहीं पे चेंज कर लेते हैं, 6 ये 10⁻1 है, तो 1 - 2 कितना होगा 10⁻⁻1, एक जीरो मैंने कम कर दिया इसका। तो ये कितना बनेगा, एक काम करते हैं यहाँ इसको मैं वैसे ही लिखती हूँ, ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻1, तो 6 2 12 पाई इंटू 10⁻⁷ दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मुझे मिलता है v। लेट मी चेक द आंसर, 12 पाई, हाँ ओके, उन्होंने 1.2 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा हाफ, m कितना है यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड v² मतलब कितना, ये 12 पाई इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर है ना। तो ये कितना होगा देखो 12 पाई। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं हाफ इंटू 1.67, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 12 इंटू 12 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 द होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, 2 यहाँ मिलेगा 12, तो ये बनेगा 2 6 12। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1.67 इंटू 2, ओके 6 2 12 1 दैट इज 72 इंटू 3.14 उसका स्क्वायर इंटू ये 10⁻⁻27 रह गया बच्चों, ये देखो ये 10⁻⁻27 प्लस 12। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करते चलो, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। -27 प्लस 12 कितना होगा, -27 प्लस 12 दैट इज 5 एंड इट इज़ 1 15, -15 आएगा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे भी लॉग टेबल का ही यूज़ कर लो, इजी रहेगा लॉग टेबल से कैलकुलेट करना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिलेगा 1.67 इंटू 72, जिसको लगता है लॉग टेबल वो लॉग टेबल से करेगा, जिसको लगता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, कोई बात नहीं। चलो लॉग यहाँ पे करेंगे, लॉग 1.67 प्लस लॉग 72 प्लस लॉग 2 आगे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है उसका, तो 2 इंटू लॉग 3.14 एंड इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻15 से। तो देखो यहाँ एंटी लॉग लेना है बाहर, अंदर 1 मतलब 0.16 का 7 देखो कितना है, 16 का 7 है 2227 प्लस 1.72 का 0 देखो 72 का 0। तो बच्चों देखो अभी किसका 72 का 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 आएगी और 72 का 0 है 8573 प्लस 2 इंटू इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0.31 का 4 देखो 4969, 31 का 4, ये सब वैल्यूज मैंने लॉग की लेके आई है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है लॉग सॉल्व करने में, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। तो एंटी लॉग देखो अभी क्या आएगा, एंटी लॉग इसको सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है 3.0738
इंटू 10⁻⁻15 और इसका एंटीलॉग देखने के बाद इसका आंसर मिलता है 1 पॉइंट, एंटीलॉग देखना है 0.07 का 3 और 8 में। तो ये इसका 0.7 का 3 और 8 देखो कितना आता है 1.185 इंटू ये 10⁻³ जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर में एंड -15, तो ये बनेगा 10⁻12। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती है, देखो एक नेक्स्ट पेज ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है ना। 1.185 इंटू 10⁻12 काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली 1.185 इंटू 10⁻12 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.185 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ये किस में मिली मुझे जूल में मिली बच्चों। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं जूल में, जूल से इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 1.185 इंटू 10⁻12 को डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप 16 का टेबल आता है आपको, तो मैं 16 का टेबल लिख सकती हूँ, या फिर लॉग का कैलकुलेशन चाहिए तो लॉग का कैलकुलेशन करो, या फिर डायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो कितना आता है, -19 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 1.185 में क्या करती हूँ देखो 10⁻12 प्लस 19 और इसको 16 बना लेते हैं, पॉइंट राइट में शिफ्ट किया तो क्या बनेगा -1 बनेगा। तो ये -1 भी ऊपर शिफ्ट किया तो कितना बनेगा +1 बनेगा। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर, -9 को +1 कर दिया। अब 16 का टेबल आपको आता है तो कितना बनेगा 1.185 डिवाइड बाय 16 करो, इसको कितना आएगा, तो बच्चों ये आएगा दैट इज 0.0740, ओके, मतलब 0.074 इंटू ये कितना होगा 20-12 ना, 20-10 मतलब -8 + 8 बनेगा ये, ओके। तो अगर मैं 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दूँ तो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻8 - 2 बनेगा, राइट में शिफ्ट किया तो 6, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलती है 7.4 इंटू 10⁻6 जूल, ये मुझे मिलती है काइनेटिक। लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है, जूल नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और जूल लिख दिया, यस करेक्ट है बच्चों। तो ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट स्टार करो बच्चों, ये भी हमारे एक्सरसाइज का ही सवाल था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये था हमारा आज का साइक्लोट्रॉन का लेक्चर, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। डे बाय डे में सभी टॉपिक्स जल्दी कवर कर दूंगी। एक हार्डली 8 to 9 लेक्चर्स का ये टॉपिक, ये चैप्टर बनेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो 8 to 9 लेक्चर्स तक जाएगा। कोशिश करूँगी उससे कम ही बने, बट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह लेती हूँ तो उतना लेक्चर जाता ही है, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।